चलिए साथियों, आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर शुरू करते हैं। राजभाषा हिंदी की संवैधानिक स्थिति। तो आज हम लोग जानेंगे कि राजभाषा के अंतर्गत जो हिंदी की कुछ महत्वपूर्ण स्थितियां हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, जिस पर हम लोग जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा। मतलब जो राज्यों में जो कार्यालय की भाषा हो, उसे हम राजभाषा कहते हैं, है ना। वह भाषा जिसका उपयोग किसी देश या राज्य के प्रशासनिक, सरकारी और कानूनी कार्यों के लिए किया जाता है, राजभाषा कहलाती है। अर्थात जो सरकारी कार्य के लिए प्रशासनिक जो पत्राचार होता है, कानूनी कार्यों के लिए जो आदेश पारित होते हैं, उन सब की भाषा राजभाषा कहलाती है। भारतीय संविधान सभा में ने लंबे चर्चा के बाद 14 सितंबर 1949 को भाषा हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो एक में बेंच पर बैठ के सभी लोग डिसीजन लिए, संविधान सभा में लंबी चर्चा हुई। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 के 1 के तहत देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया। इसके साथ ही देश की कई भाषाई विविधता और प्रशासनिक सहूलियत को ध्यान में रखते हुए अंग्रेजी को सहायक राजभाषा का दर्जा दिया गया। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता दी गई है। तो संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 में देवनागरी लिपि के बारे में बताया गया है। उसमें यह घोषणा की गई कि हिंदी को संघ की राजभाषा है। इसके साथ एक देश की पत्राचार की भाषा, या यूँ कहें कि देश के अंतर्गत जो भी राज्य हैं, आपस में जो पत्राचार करते हैं, वो एक राजभाषा के अंतर्गत करेंगे। राजभाषा हिंदी को बनाया गया। अगर सामर्थ्य नहीं है, मतलब कि दो राज्य आपस में हिंदी में नहीं करना चाहते हैं, तो उसके सहूलियत के लिए अंग्रेजी को रखा गया है कि अंग्रेजी को भी आप पत्राचार का भाषा रख सकते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं की मान्यता दी गई है। तो हमारे प्रदेश में जितने भी क्षेत्र में बोली जाती है भाषा, बहुत प्रकार की 22 प्रकार की कुल भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिसमें आपका हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी इत्यादि अन्य भाषाओं की संविधान में चर्चा की गई है, जो कि आपको इसी वीडियो के लास्ट में आपको इन सारी भाषाओं की चर्चा करते हुए मिलेंगे। आगे है राज्य किसी भी राष्ट्र के प्रशासनिक तंत्र को जनता से जोड़ने का एक मजबूत माध्यम होती है। राजभाषा कह रहा है किसी भी राष्ट्र के प्रशासनिक तंत्र को जनता से जोड़ने के लिए एक मजबूत माध्यम होती है। हालांकि आज भी सरकारी कामकाज और न्यायपालिका में अंग्रेजी का व्यापक सर्वस्व है, जिससे हिंदी को पूर्ण रूप से स्थापित होने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए आवश्यक है कि हम सरकारी कामकाज में इसके प्रयोग को बढ़ाएं और इसके प्रति मानसिक व आत्मीय जुड़ाव विकसित करें। कहना ये चाह रहा है इस विषय पे ये कहना है कि अभी भी राष्ट्र के बहुत से ऐसे राज्य हैं जिसमें हिंदी में आपस में पत्राचार नहीं होता है। इसके एवज में अंग्रेजी का विकल्प रखा गया है। तो आज भी कामकाज की भाषा, अभी भी आप देखिए तो जो भी न्यायपालिका का ऑर्डर निकलता है, वो
हिंदी में नहीं आता है बल्कि वो अंग्रेजी में आता है। तो जब जिस दिन न्यायपालिका की भाषा, न्यायपालिका का ऑर्डर जो वो हिंदी में आने लगे, तो मानिए कि हिंदी एक अपनी प्रगति रफ्तार पकड़ लिया है। तो इसके लिए हिंदी को अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो इसे हमें अपने आत्मबल से मानसिकता व आत्मीयता जुड़ाव के साथ हमें इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, कि ताकि हमारा राजभाषा हो करके भी यह पूर्ण रूप से राजभाषा नहीं कहलाती है हिंदी। और इतना हमें आत्मीयता जुड़ाव लगाना चाहिए राष्ट्र के प्रति, कि राजभाषा सफल हो, उसके साथ साथ राष्ट्रभाषा भी हिंदी बने। अगले कड़ी की ओर हम लोग चलते हैं। संविधान के भाग 17 में राजभाषा से जुड़ी महत्वपूर्ण प्रावधानों का विवरण के बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे कि राजभाषा से जुड़े महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद 343 से 351 के बीच पूरा देवनागरी लिपि और हिंदी के जितने भी हिंदी से संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं, जो आपको 343 से 351 के बीच में मिलता है। चलिए हम लोग 343 अनुच्छेद में चलते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि होगी। अंकों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय होगा। इससे हम यह समझते हैं कि हमारे जो राज्य की भाषा है, राज्य मतलब अ, आपस में जो जितने भी हमारे 28 राज्य हैं, वो स्वीकार अगर हिंदी को करते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने अपने राज्य अपनी भाषा को एक राजभाषा माने, कि हमारा राज्य का ये भाषा है, और उसको वो स्वीकार करें। तो संपूर्ण देश की बात आती है तो उसको हिंदी नहीं रखा गया है। तो राज्य की भाषा हिंदी है। क्या है? राज्य की भाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी है। आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 344 में। राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग और संसद की समिति के गठन का प्रावधान है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा, और राष्ट्रपति का दायित्व रहेगा कि आप प्रत्येक 10 साल में हिंदी को कितना आपने रफ्तार दिया, कितनी आपने नई शब्दावली जोड़े कार्यकाल की भाषा में, प्रशासनिक भाषा में। तो हर साल जितना भी सरकारी कमिटी होता है या सरकारी कार्यालय होता है, उसको हर 10 साल में रिपोर्ट देना होता है कि क्या आपने अपने संस्थान में किन-किन नए शब्दों का प्रचलन आप पिछले विगत 10 वर्षों में आपने उसका बढ़ाया। तो अनुच्छेद 44 में 344 में ये बताया गया है कि राजभाषा के संबंध में राष्ट्रपति एक आयोग गठन करेगा, और संसद के गठन का प्रावधान है। संसद में गठन का ये भी प्रावधान है। राष्ट्रपति के 5 वर्ष के बाद और हर 5 साल होने के बाद, उसके बाद 10 साल की समाप्ति पर एक राजभाषा आयोग हर बार गठित होता रहेगा, और गठन होने के बाद वह जो आयोग है वह समीक्षा करेगी कि किन-किन कार्यालय की भाषा, प्रशासनिक की भाषा, किन-किन चीज़ों का आपने बढ़ाया हिंदी के प्रति। अगले अनुच्छेद 345 की ओर चलते हैं। किसी भी राज्य का विधानमंडल या विधि द्वारा स्थापित उस राज्य में इस्तेमाल होने वाली प्रादेशिक भाषा या भाषाओं को राजभाषा चुनने का अधिकार है। 45 में ये बताया गया है कि राज्य का विधानमंडल या विधि द्वारा स्थापित, जैसे विधानमंडल हो गया, विधान परिषद हो गया, विधानसभा हो गया, इन सब में जो भी आपस की जो भाषा होगी, उन वहाँ विधानमंडल की जो भाषा होगी, वहाँ का क्षेत्रीय भाषा होगी। मतलब कि उस राज्य का, उदाहरण के लिए तमिलनाडु में तमिल भाषा का प्रचलित होगा। वो पत्राचार या तो तमिल में करे या तो अंग्रेजी में करे, या बिहार में है तो या तो हिंदी में करे या तो उर्दू में करे। वहाँ की जो राजभाषा है वो आपस में इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुच्छेद 346 में लिखा गया है कि संघ की आधिकारिक परियोजनाओं के लिए वर्तमान में अधिकृत भाषा अर्थात अंग्रेजी एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा एक राज्य और संघ के बीच संचार की भाषा होगी, बशर्ते यदि कोई 2 या 2 से अधिक राज्य इस बात पर सहमत हो कि हिंदी भाषा उसके बीच संचार की आधिकारिक भाषा होनी चाहिए, तो उस भाषा का प्रयोग ऐसे संचार के लिए किया जा सकता है।
इसमें यह समझिए कि जो भी आधिकारिक परियोजना वर्तमान में जो होगा राज्य एक दूसरे से करेगा या सेंट्रल करेगा या केंद्र सरकार राज्य से करेगा, वह किस भाषा में करेगी? तो वो अंग्रेजी भाषा में करेगी। लेकिन अगर आपस में राज्य सहमत हो जाए कि हमें राज्य की भाषा जो है आपस में दोनों राज्य हम हिंदी में करेंगे, तो वो कर सकते हैं। अनुच्छेद 47 में चलते हैं। यदि किसी राज्य की पर्याप्त जनसंख्या यह मांग करती है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली किसी भी किसी भाषा को राज्य में या उसके किसी भाग में आधिकारिक रूप से मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति उस भाषा को मान्यता देने के लिए निर्देशित या निर्देश दे सकता है। अगर 347 में कहता है कि अगर किसी राज्य का पर्याप्त जनसंख्या यह मांग करती है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली किसी भी भाषा, अर्थात दूसरी बोली बोली जाने वाली भाषा को ही मान लेते हैं कि मान ले जाए बिहार, तो बिहार की दूसरी बोली जाने वाली भाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज दूसरी है, ये उर्दू है। तो यहाँ का पर्याप्त जनसंख्या यह कह सकता है कि यहाँ का राज्य का भाषा उर्दू है, तो राष्ट्रपति उसे मान्यता दे सकता है और उर्दू में राज्य की भाषा या कार्यालय की भाषा का प्रयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 348 में चलते हैं। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा संसद और राज्य विधानमंडल में विधेयकों, अधिनियमों, आदेशों आदि के लिए अंग्रेजी के प्रयोग का प्रावधान है। हालांकि राष्ट्रपति की अनुमति से राज्य में हिंदी या अन्य राजभाषा का प्रयोग उच्च न्यायालय की कार्यवाही में किया जा सकता है। अनुच्छेद 48 में यह बताया गया है कि जो भी उच्च न्यायालय या संसद, इन सब के विधानमंडलों में विधेयक और अधिनियम जितने आते हैं, सारा का सारा किस में आता है? या अंग्रेजी भाषा में आता है। अंग्रेजी भाषा में प्रावधान किया गया है। अगर राष्ट्रपति से अनुमति लिया जाए कि हिंदी में हम न्यायालय का जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है या कुछ जितना भी हम लोग चार्जशीट दायर करते हैं, ये सारा चीज हिंदी में होना चाहिए, तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से यह भी संभव है। अनुच्छेद 349 में आते हैं। भाषा संबंधित कुछ विधेयकों को बनाने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। संविधान के प्रारंभ के बाद 15 वर्षों तक भाषा संबंधित विशेष विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये संविधान जब निर्माण हुआ था, संविधान के 15 वर्ष तक आप भाषा के बारे में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। 15 साल बाद, संविधान निर्माण के 15 साल बाद आप भाषा संबंधित कुछ भी विधेयक लाकर उसमें संशोधन करने की अनुशंसा इसमें की गई है। अनुच्छेद 50 में आते हैं। 350 में प्रत्येक व्यक्ति को संघ या राज्य में प्रयुक्त किसी भी भाषा में अपनी शिकायत या अभ्यवेदन सरकार के किसी आधिकारिक के समक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। इसमें भाषाई स्वतंत्रता और प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित होगा। 350 अनुच्छेद में कहता है कि किसी भी व्यक्ति को अपना शिकायत करना है कोई भी कार्यालय में, तो जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में ही कीजिए, किसी भी भाषा में, अपनी मातृभाषा में भी आप, भाषा की स्वतंत्रता है, आप मातृभाषा में भी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं है कि हमें या तो शिकायत अंग्रेजी में ही करें या तो शिकायत हम हिंदी में ही करें। नहीं, अगर आपकी भाषा मैथिली है तो मैथिली में ही आप लिख के शिकायत कर सकते हैं। अनुच्छेद 350 में ये प्रावधान है। अनुच्छेद 350 के क में देखिए लिखा गया कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। अनुच्छेद 350 के क में बताया गया कि जितने भी अल्पसंख्यक बच्चे हैं, जैसे माइनॉरिटी जिसको कहते हैं, उसको अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में उसको पढ़ने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। आप मातृभाषा में पढ़ने के लिए ही आप अनुमति दे सकते हैं। ये नहीं कहिए कि राज्य की भाषा को ही आपको पढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, आए दिन देखे होंगे मदरसा की पढ़ाई होती है, वो अल्पसंख्यक है, तो मदरसे की पढ़ाई वो अनुच्छेद 350 के तहत हो रहा है कि वहाँ की जो भाषा है मातृभाषा में पढ़ाई होती है। अनुच्छेद 350 के ख में देखिए, इसमें भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी की व्यवस्था करता है, जो उनके संवैधानिक अधिकारों के संबंध मामलों को जांच कर राष्ट्रपति को रिपोर्ट करता है।
अब अल्पसंख्यक बच्चे जो भी हैं, उनकी जो मातृभाषा में पढ़ाई होती है, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है कि कितना यह व्यवस्था कहाँ तक पहुँचा और यह व्यवस्था में कहाँ लापरवाही हो रही है और कहाँ तक यह व्यवस्था पहुँचा। इसके लिए राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। अनुच्छेद 351 में देखते हैं, संघ का यह कर्तव्य निर्धारित करता है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार या हिंदी भाषा का प्रसार और विकास करे तथा उसके भारत में मिश्रित संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाए। हिंदी को समृद्ध करने के लिए संस्कृत तथा अन्य भारतीय भाषाओं से शब्द संपदा ग्रहण करने की बात की है। ये एक लाइन में इसको समझिए, 351 में यह कहा गया है कि हिंदी हिंदी भाषा को प्रचार प्रसार करने के लिए उसको आप उसको आप बढ़ाइए, उसके लिए संस्कृति की अभिव्यक्ति माध्यम बनाइए। हिंदी भाषा को अपने संस्कृति, अपनी संस्कृति सभ्यता से जोड़कर हिंदी को समृद्ध करने की कोशिश की गई है। 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाएं को हम लोग देखते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएं थी, जो विभिन्न संशोधन के बाद अब 22 हो चुकी है। सबसे पहले संविधान की 8वीं अनुसूची का जब निर्माण हुआ था तो कुल मात्र 14 भाषाओं का ही जिक्र था। देखिए 14 भाषा मूल रूप से कौन-कौन है और इसको बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ये जितनी भी भाषा है यह राज्य पर आधारित है। उदाहरण के लिए 14 भाषा देखिए, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, 3 तो हमारे देश का प्रमुख भाषा है, हिंदी, संस्कृत और उर्दू। ठीक है? अब राज्य पर आइए, जैसे पंजाबी, कश्मीरी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये पूरा राज्य से संबंधित भाषा है, इतना राज्य का भाषा है। इसके ये 14 मुख्य भाषाएं हैं, इसको याद करना काफ़ी आसान है। अब 21वें संशोधन के तहत 1967 ईस्वी में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। यह प्रश्न हमेशा अक्सर आया करता है कि सबसे पहला बार भाषायिक संशोधन कब किया गया और कौन से संशोधन के तहत किया गया, तो 21वां संशोधन के तहत 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद 1992 में 71वां संशोधन के तहत में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया, है ना। सबसे पहले किसको किया गया था 21वां में, तो सिंधी भाषा को, 71वां में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद 92वां संशोधन में 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषा को जोड़ा गया। तो कुल मिला के आपका हो गया 14 + 1 + 3 + 4, कुल आपका 22 हो गया। तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का प्रावधान है। अंत में हम लोग निष्कर्ष के रूप में देखते हैं कि इस प्रकार हिंदी भारत की संघ की राजभाषा है और इस संवैधानिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान ने हिंदी के विकास और प्रचार के साथ साथ देश की भाषाई विविधता तथा भाषाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों की भी रक्षा की है। अनुच्छेद 343 से 51 तक के प्रावधान हिंदी को राजकीय कार्यों में प्रतिष्ठित करने तथा उसके भारत की सामाजिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बनाने की दिशा प्रदान करते हैं। अतः हिंदी का विकास केवल सरकारी दायित्व ही नहीं, बल्कि भारतीय एकता और संस्कृति समन्वय को मजबूत करने का भी माध्यम है। इस प्रकार हम लोग देखें कि हिंदी की क्या संवैधानिक स्थिति है, जो एक संक्षेप में लगभग 300 से 400 शब्दों में आपके सामने हमने रखा। तो जो भी अभ्यर्थी हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर लिखित परीक्षा में, उनके लिए यह लाभकारी होगा। धन्यवाद।